दोस्तों किसी ने खूब कहा है, तमस रजस सत्व गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, मुबारक हो दुनिया डूब रही है। ये खाली मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि पृथ्वी डूब कैसे रही है। कुछ ऐसे फैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पर बात करेंगे जिनके जरिए आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिनके कारण ये घटनाएं क्या हो रही है, सामने आ रही है या ये होने की संभावना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे, तभी आपको कुछ रिपोर्ट्स और फैक्ट्स अच्छे से क्या आएंगे, समझ में आएंगे। तो दोस्तों मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कि पृथ्वी पर ऐसे क्या चेंज हो रहा है जिससे पृथ्वी डूब रही है। दरअसल ये एक फैक्चुअल नॉलेज है आप सभी लोगों के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन आप इसको बोल सकते हो या उस कैटेगरी में रख सकते हो। हालांकि ये आपका हेल्पफुल होगा एक तो ईवीएस वाले पोर्शन में, जो आपका ईवीएस वाला पोर्शन होगा, एक बायोडायवर्सिटी वाले पोर्शन से और एक इकोसिस्टम वाले पोर्शन से। इन तीनों से क्या होगा, संबंधित होगा और यहीं से ही करंट अफेयर बनने की क्या होगी, आपके एग्जाम में संभावना होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, आइए एक मिनट। दोस्तों आज की चर्चा के जो बिंदु होंगे उसमें सबसे पहला होगा कि पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है इस बात को भी देखेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो हमें ये मानने पर मजबूर करेंगे कि हाँ भैया वाकई ऐसा हो रहा है। जैसे ही हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का औसतन तापमान कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ चुका है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस तापमान के बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो क्या कारण है जो ये पिघल रहे हैं? हालांकि कारण टेम्परेचर ही होगा, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से पिघल रहे हैं, इस पर थोड़ी सी क्या डालेंगे, रोशनी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम समझेंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कैसे पिघल रहे हैं समझने के बाद ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण क्या होगा सर, समुद्रीय जल स्तर का प्रभाव या समुद्रीय जल यानी कि जो ओशनिक वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनका पानी भैया कहां आएगा, महासागरों में आएगा। तो क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा। तो उस वाटर लेवल के इंक्रीज होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस पर भी आज क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि सरकार की भागीदारी इसमें क्या है, यानी कि गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे है, यानी कि गवर्नमेंट इस चीज को किस तरीके से देख रही है। और यहां पर हम गवर्नमेंट बात करेंगे सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की, हमारे भारत की गवर्नमेंट की। ठीक है, यहां पर मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं आपके एग्जाम से संबंधित इस वीडियो को रखूंगा और हमारे भारत सरकार क्या कर रही है इन सभी चीजों से निपटने के लिए, उस पर क्या डालेंगे, एक छोटी सी रोशनी डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जिसका नाम है पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि कैसे हुई। तो ध्यान से सुनिए। देखो ये कुछ रिपोर्ट के अनुसार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई भी हवा में बात नहीं करूंगा, हर एक चीज सीधा कान पकड़ूंगा, बढ़िया पकड़ूंगा। देखिए यहां पर आता है 1961 से लेकर 1990, यानी कि 1961 से लेकर 1990 तक पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर था वो सर था 14 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग इससे निकाल सकते हो, ओबीसी ग्राफ आपने पढ़ा ही होगा, ग्राफ से आप निकाल भी सकते हो। सर 1961 से हम यहां से बात कर रहे हैं, लगभग इस टाइम की पीरियड की, 61 की बात करें तो लगभग यहां होगा और कहां तक, 1990 तक, यानी कि इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। सर अगर हम इस रीजन की बात करें तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर होगा सर वो कितना था, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद सर 1850 1900 से लेकर, या तो ऐसे कह लो कि 1850 से 2011 तक, या फिर 1900 से लेकर 2020 तक, आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या हुआ सर, इस दशक तक सर पृथ्वी का जो तापमान था, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर था, पृथ्वी का जो तापमान था उसमें वृद्धि सर केवल 1.59 डिग्री सेल्सियस की थी। यह तक क्या हुआ था, गर्म हुआ था। यह मैं कब की बता रहा हूं, 1950 से 2011 तक, या फिर 1900 से लेकर 2020 तक। 2020 तक पृथ्वी के जो तापमान था वो लगभग
कितना गर्म हुआ था, पृथ्वी कितनी गर्म हो चुकी थी इस दशक के अंदर, तो 1.59 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा सी था, समुद्र था, वो लगभग 0.88 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ है, गर्म हुआ है। ये इसके अकॉर्डिंग है जो मैंने आपको ईयर वाइज बताया। यानी कि आप यहां पर भी कैलकुलेट कर अच्छे से अपना बना सकते हो कि सर अच्छा इस तरीके से है। यानी कि लगभग 1850 से लेकर यहां से लेकर कब तक, 2011 तक। यानी कि यहां से जब 2011 के पास जाओगे और जब इसको निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा आपका, लगभग समुद्र का लेवल आ जाएगा 0.88 डिग्री सेल्सियस, और जो पृथ्वी का टेम्परेचर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 2020 तक, 1.59 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इससे भी थोड़ा सा क्या ऊपर की तरफ एवरेज निकालना है आपको। ये तो हो जाएगा पूरा सीरीज में, आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये था 2022 तक का, अगर हम इसके बाद की बात करें 2023 में, 2023 में जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है दोस्तों वो है 15.9 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले ये 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़कर 15.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। सीधे सीधे एग्जाम से यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या है, तब आंसर होगा 15.9 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, अभी आने वाली चीजें देखते हैं। फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी, जिसे हम AR6 भी कहते हैं, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल, आप कह सकते हो उसको इंटर गवर्नमेंटल रिपोर्ट हो जाएगी किस पर, क्लाइमेट चेंज पर। सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज पर। सो दोस्तों इसके तहत हुआ क्या सर, इस रिपोर्ट ने बताया, कौन सी रिपोर्ट ने, आईपीसीसी रिपोर्ट ने बताया कि 2023 तक पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कब तक, लगभग 2050 तक कितना डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यह बताया है किस रिपोर्ट ने, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने, ठीक है। तो यही चीज पेरिस समझौते में भी डिस्कस हुई थी कि सर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर निकल कर आ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो हमें इसे किसी तरह रोक के रखना है। यही डिस्कशन हुआ है पेरिस समझौते में कि किसी तरीके से जो हम बता रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, उसको हमें कम करके रखना है। तो पेरिस पर इस पर क्या हुआ है, समझौता हुआ है। पेरिस समझौते का उद्देश्य था कि तापमान में जो वृद्धि हुई है ये 2 डिग्री सेल्सियस की या होने वाली है, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करके रखना है। क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा, पेरिस समझौते में तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखना या कम रखने का उद्देश्य कितना आया है या कितना रखा गया है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको रोक के रखना है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर आप बता रहे हो कि पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, सर ये किस आधार पे आप बोल रहे हो, ऐसा कौन है जो फ्यूचर की चीजें हमको बता रहा है? तो ध्यान से सुनो, इसका जवाब मेरे पास है, नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अगर आप लोग एक वेबसाइट को सर्च करोगे जिसका नाम है साइंस डायरेक्ट, भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे फैक्चुअल चीजें बताती है ये साइंस से संबंधित, इसी में ANN के बारे में बताया, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये ब्रेन की तरह होता है सर। तो ये हमें क्लाइमेट से संबंधित भविष्य की कुछ बातों को प्री डिफाइन कर देता है, पहले ही बता देता है। यहां पर देखो प्री डिफाइन कर देता है। तो ये एक फंक्शन है जो ब्रेन की तरह काम करता है, जिसमें कुछ इनपुट दी जाती है, कुछ इनपुट दी जाती है और हमें एक आउटपुट मिलती है। उस बेस पर हम क्या बताते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर भविष्य में इतना हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करके रखना है। ये बताएगा कौन, तब आंसर होगा ANN, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये बताएगा सर। तो यहां से क्लियर है, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि किस आधार पर यह कौन बता रहा है, तो आंसर होगा ANN। डन, नेक्स्ट आइए। अब ये बात मैं हवा में तो नहीं कर रहा हूं, तो कुछ न्यूज चैनल के कटआउट मैंने यहां पर लगाए हैं जो मेरी इस बात को प्रूव करते हैं। जैसे अमर उजाला है, अमर उजाला के अंदर एक रिपोर्ट पेश हुई है, ये 17 जनवरी 2023 की है, लिखा हुआ है 17 जनवरी 2023। और क्या कह रहा है अमर उजाला, अर्थ सरफेस टेम्परेचर, यानी कि 2022 5वां सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है, नासा की रिपोर्ट में यह किया गया है दावा। क्वेश्चन सुनो, निम्न में से कौन सा जो ईयर है
वो लगातार पांचवा सबसे गर्म क्या किया गया है, नोटिस किया गया बाय नासा। तो आंसर होगा 2022। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ये बात एबीपी न्यूज भी बोलती है। नासा ने एक रिसर्च की है कि 2022 जो होगा वो लगातार पांचवा सबसे गर्म क्या होगा, साल होगा, या हुआ है। ये न्यूज भी 14 जनवरी 2023 की है और ये 17 जनवरी 2023 की है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। इसके अलावा जागरण आपने सुना होगा। सर नासा की स्टडी का दावा किया इन्होंने भी, और साल 2022 को पांचवा सबसे क्या किया है, गर्म वर्ष नोटिस किया है। जागरण भी यही बात बोल रहा है। और ये बात भी कब, 17 जनवरी 2023 को क्या की गई है, पोस्ट की गई है, बताई गई है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और है छोटी सी, इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग का दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इसने भी 2022 को पांचवा सबसे गर्म साल नोटिस किया है और कहा है कि हालात चिंताजनक है नासा की रिपोर्ट के अनुसार। देखो ध्यान से, नासा की बेसलाइन अवधि 1951 से 1980 तक के औसतन में 1 डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट या फिर इसी को आप कह सकते हो लगभग 0.89 डिग्री सेल्सियस में अगर कहे तो इतनी में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ये नासा की रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और देखने वाली है। यहां पर आज तक की न्यूज में भी है कि अर्थ वार्मिंग 5वीं बार धरती सबसे गर्म होने का ट्रैक एनओए की रिपोर्ट के अनुसार, और यह भी 19 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है, उससे पहले की। उसके बाद नव भारत टाइम्स इन्होंने भी क्लाइमेट चेंज हीट बताया, और 2022 पर रिकॉर्ड पर पांचवा सबसे गर्म साल क्या किया है, नोटिस किया है। और यह अपडेट है 14 जनवरी 2023 की। तो ये सारी चीज हवा में नहीं है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसमें लगातार पांचवा सबसे गर्म साल नोटिस हुआ है 2022। दोस्तों इन सारी रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि वैज्ञानिकों ने बताया कि 2020 में वैश्विक तापमान नासा की एक बेसलाइन द्वारा बताया गया है कि 1951 से 1980 तक जो औसत तापमान था वो 1.6 डिग्री फारेनहाइट या 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। मतलब इस वाले टाइम से 0.89 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड हुआ है टेम्परेचर में बढ़ोतरी इस वाले ईयर से, यानी कि 1980 के बाद लगभग इतना डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ये रिकॉर्ड बता रहा है कौन, ये नासा। यहां पर इंग्लिश में भी लिखा है 1.6 डिग्री फारेनहाइट 0.89 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, नेक्स्ट सुनो। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, देखो जरा यहां ध्यान से। हमारा पहला क्वेश्चन था यहां पर कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी कैसे हुई, मैंने आपको कटआउट निकाल के हर एक चीज अच्छे से बताई। अब दूसरे सवाल का जवाब हिमनद पिघल रहे हैं, तो उस पर देखते हैं। हिमनद क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं। अब इस पर नजर डालते हैं जरा, ये क्वेश्चन है, अब इसका जवाब ढूंढते हैं। सर जनवरी 2023 की एक न्यूज है, और वो न्यूज क्या है, ग्लोबल ग्लेशियर चेंज इन 21st सेंचुरी, एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर मैटर। इस रिपोर्ट ने या इस शीर्षक वाली रिपोर्ट ने यह कहा है कि पृथ्वी के आधे ग्लेशियर, आधे हिमनद 2100 तक पिघल जाएंगे। 2100 ईस्वी तक क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। भाई आप लोग देख रहे होगा कि पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में 0.9 की बढ़ोतरी तो हो चुकी है, और 2 डिग्री सेल्सियस की और होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। अब जब ये ग्लेशियर क्या होंगे, लुप्त हो जाएंगे। ये बात कह रहा है कौन, ये रिपोर्ट या इस शीर्षक वाली रिपोर्ट जो कि जनवरी 2023 में आई थी। इसके अलावा मेरे भैया 1994 से 2017 के बीच हिमनदों से पिघली बर्फ की मात्रा लगभग 30 ट्रिलियन टन थी। 2017 के बीच, 1994 से 2017 के बीच जो बर्फ पिघली है वो कितनी है, 30 ट्रिलियन टन है बस भैया। लेकिन अब वे प्रत्येक वर्ष 1.2 ट्रिलियन टन की गति से पिघल रहा है, यानी कि आने वाले समय में लगभग इतने ट्रिलियन तक पिघलना क्या हो जाएगा, शुरू। ये एक साल में कितनी बर्फ पिघल रही है, वो है 2017 तक। लेकिन अब जो पड़ाव बढ़ रहा है उसमें ये वाली संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1.2 ट्रिलियन टन, यानी कि इतनी बर्फ हर साल पिघलेगी। तो खत्म है ना 2100 तक, तो सब कुछ खत्म। इसके अलावा आल्प्स, आइसलैंड, अलास्का ग्लेशियर, उनमें से कुछ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं।
अलास्का, आइसलैंड या इधर की तरफ आप देखोगे तो वहां पर ग्लेशियर बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं। उसका सीधा सीधा मकसद है या मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हो आप इस बार गर्मी कितनी जल्दी आई है। पृथ्वी के आधे हिमनद 2100 तक लुप्त हो जाएंगे, भले ही हम वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों का ही पालन क्यों ना कर ले। यानी कि पेरिस समझौते ने कहा है कि हमें ये जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने वाला है ना, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। रिपोर्ट कह रही है कि बेटा इतना रख भी लेगा ना, तब भी 2100 तक ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये कह रहा है ये रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं इस रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें हो रही है। यानी कि अगर इस लक्ष्य को भी हम मानकर चले तो भी 2100 तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अभी दिखाऊंगा एक इमेज, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अगले 30 वर्षों के भीतर, 30 वर्षों यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 30 वर्षों में ही क्या हो जाएगा, 50% नुकसान होगा, 50% ग्लेशियर्स में। यदि ग्लोबल वार्मिंग अपनी वर्तमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर पर बना रहता है तो 68% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। यानी कि जिस दर से अब बढ़ रहा है, अगर इसी दर से बढ़ता रहा तो अगले 30 साल में 68% ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये सारी बात है। और यदि ऐसा होता है तो लगभग लगभग सदी के अंत तक, यानी कि जो सदी चल रही है, जो कौन सी सेंचुरी है, 21वीं सेंचुरी है, इसके अंत तक क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और मध्य यूरोप, पश्चिमी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई सारे भागों पर हमें ग्लेशियर दिखेंगे ही नहीं, जहां अब है। समझे नहीं समझे? इस रिपोर्ट को देखो, दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है। यहां देखो 2010 तक जो फ्लड प्लेन था वो लगभग इतना था, यहां तक था केवल। लेकिन 2050 में ये इस घर को क्रॉस करके यहां तक पहुंचेगा, 2050 तक। लेकिन 2100 तक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग डूबना शुरू होगी। न्यूयॉर्क शहर हो गया, हमारे इधर का मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब के सब डूबने शुरू हो जाएंगे, ये सब के सब डूबे। यहां तक आ जाएगा सी लेवल, समुद्र तल यहां तक होगा। समुद्र तल क्या होता है, जब एक कोई भी लहर होती है, उस लहर में ये हाई टाइड और ये हो जाएगा लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच के माध्य को ही क्या बोलते हैं, सी लेवल बोलते हैं। तो सी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख लो 2010 तक केवल इतना, 2050 तक सरफेस तक आने में ज्यादा देर नहीं होगी, और 2100 तक पानी देखो कहां आएगा। और ये सब का सब होगा ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण, क्योंकि सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा और सब डूबना शुरू होगा। आगे देखो, अब देखो इसका ही, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कटआउट। आज तक की एक न्यूज है और इस न्यूज के अनुसार क्या है, सन 2100 तक पिघल जाएंगे हिमालय के आधे से ज्यादा ग्लेशियर, सूख जाएगी नदियां। बिल्कुल सही है भैया, यही बात तो हम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको बता भी रहा हूं। इन्होंने बताया कि 2021 तक हिमालय के 2/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमालय के 2/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे भाई साहब। एक वेबसाइट है डाउन टू अर्थ, उसके अनुसार 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दोस्तों आप समझ सकते हो 21% भी अगर पिघलते हैं तो भी बहुत नुकसान होगा भाई साहब। और देखो सर, नव भारत टाइम्स ने भी कहा है, और ये 2019 की रिपोर्ट है, खैर, पिघलते ग्लेशियर 2100 तक समुद्र तल 10 इंच तक बढ़ जाएगा, 10 इंच तक ग्लेशियर बढ़ जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा वो बता रहा हूं, वहां पर मतलब एक छोटी सी रेंज तक के भैया इतना बढ़ जाएगा। 10 इंच का मतलब है, यहां देखो इस इमेज में 10 इंच का मतलब है यहां पर लगभग इतना, मतलब इन दोनों की बीच की स्टेट मान लो 10 इंच तक, इन दोनों की क्या मानो, बीच की स्टेट मान लो 10 इंच तक, इन दोनों की तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लास्ट की। इसके अलावा जागरण भी बोल रहा है कि बड़े खतरे में आहट, अध्ययन में दावा 2100 तक खत्म हो जाएंगे, हो सकते हैं 5 में से 4 ग्लेशियर, यानी कि 5 है तो 4 खत्म, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। अब हमें तीसरे क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है कि सर समुद्री जल स्तर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो जैसे पानी भर रहा है या जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहा है, उसके पिघलने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो वो समुद्र स्तर को मुख्य रूप से
ज्वार स्टेशनों और सैटेलाइट लेजर ऑल्टीमीटर SLR का उपयोग करके मापा जाता है। ध्यान से सुनो, जैसे हमारा कोई भी क्या है, ये सी लेवल है, मैंने आपको ये लहर हो गई, ये हाई टाइड, ये लो टाइड, और बीच का पॉइंट मैंने आपको बता दिया सी लेवल। तो ये जो सी लेवल मेजर किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है, तब होगा सैटेलाइट लेजर ऑल्टीमीटर SLR। पूछ सकता है आपसे कि बताइए सी लेवल को या समुद्र तल को मुख्य रूप से मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तब आंसर होगा सैटेलाइट लेजर ऑल्टीमीटर का। उपकरण नहीं कह सकते हो, सैटेलाइट का नाम लिख सकते हो। दरअसल ये सैटेलाइट्स हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे है। इनके अनुसार 1980 से 2015 के बीच समुद्र तल 8.9 इंच तक बढ़ा है। बढ़ा है कब तक, 2015 तक 8.9 इंच। और ये बात कर रहा है 10 इंच तक। देखियो जरा, 10 इंच तक बढ़ सकते हैं 2100 तक। अभी 8.9 हो चुका है और 2100 तक ये कितना हो जाएगा, 10 इंच तक बढ़ जाएगा। ये बात चल रही है फिलहाल, जो अभी रिपोर्ट के अनुसार समझ में आ रही है। उसके बाद दोस्तों यहां देखो, सी लेवल मेजरमेंट सैटेलाइट, समुद्र तल कितना बढ़ रहा है वो मेजर कौन सी सैटेलाइट कर रही है, तो यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा। 2006 तक ये वाली सैटेलाइट कर रही थी, पोसिडन नाम की। एक जेसन नाम की थी 2001, उसके बाद ये 2001 में मतलब प्रक्षेपित की गई थी। ओस्टम, जेसन 2 2008 और जेसन 3। मतलब ये जो जेसन है ना, जेसन, ये जेसन नाम की सैटेलाइट ही सी लेवल को क्या करती है, मेजर करती है और उसके रिकॉर्ड भेजती रहती है कि अब ये इतना बड़ा है, अब ये इतना बड़ा है, सर ये द्वीप डूबने वाला है। कई सारी ऐसी चीजें पता चलती है ना, तो ये वो सैटेलाइट है जो बताती है। इसके अलावा एक चीज सुनो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट है और खतरनाक रिपोर्ट है। किसकी है भाई, वर्ल्ड में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, उसके अनुसार ये क्या है, समुद्र का स्तर 2013 और 2022 के बीच 4.5 मिलीमीटर तक बढ़ा है। ये कहना है इनका। कब से कब तक भाई, 2013 से 2022 तक कितना बढ़ चुका है, 4.5। और सुनो, इसका असर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे तटीय शहरों पर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि वो धीरे धीरे डूबने शुरू हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्र तल के बढ़ने से भारत के किस शहर को खतरा है या किस पर असर पड़ेगा, तो आंसर होगा मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। जो तटों पर शहर है उन पर इसका क्या पड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा कुछ और कटआउट, समुद्री जल स्तर के खतरे पर नासा ने लगाई मोहर। 30 साल में 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया समुद्र। 30 साल में भाई साहब, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे के 30 सालों में तक बढ़ गया समुद्र। इतना बढ़ चुका है 9 सेंटीमीटर तक। वो इंच की बात कर रहा था मैं, ये सेंटीमीटर में है। इसके अलावा दोस्तों यहां देखो, 30 साल में काफी बढ़ गया समुद्र का जल स्तर। डराने वाली है नासा की ये रिपोर्ट। भारत को कितना खतरा, वही जो मैंने आपको बताया, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, इन शहरों को क्या होगा, सबसे ज्यादा खतरा होगा इसके बढ़ने से। इसके अलावा दोस्तों यहां देखो, अब जरा एक साइट है C40 सिटीज नाम की, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। इसने कहा है कि सी लेवल राइज एंड कोस्टल फ्लडिंग, यानी कि सी लेवल क्या हो रहा है, सी लेवल समुद्र तल और साथ ही साथ जो तटों पर बाढ़ है उसके बारे में इसने क्या किया, एक रिपोर्ट पेश की है। और इन्होंने बताया है कि सर अ समरी ऑफ द फ्यूचर वी वांट, यानी कि जैसा भविष्य हमको चाहिए उस पर एक क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है ये, या सी लेवल की एक रिपोर्ट है। यहां देखो जरा, इन्होंने कहा है कि 2050 तक 800 मिलियन पीपल इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और ये जो रेड डॉट एरिया आपको दिख रहा है, रेड डॉट, ये डूबना शुरू होंगे। जो रेड डॉट दिख रहे हैं ना आपको इसमें मैप में, वो सब क्या होंगे, डूबना शुरू होंगे। ये डूब जाएंगे कब तक, 2050 तक। ये कह रहा है C40 सिटीज नाम की एक वेबसाइट। कब तक भैया, 2050 तक। इसके अलावा मेरे भाई 2100 के बाद, ध्यान से देखो, 2050 तक जो डॉट वाले थे वो, लेकिन 2100 के बाद ये दिख रहा है रेड रेड, ये रेड रेड एरिया, ये सारा का सारा डूब जाएगा, यहां तक आ जाएगा पानी। ये जो रेड रेड दिख रहा है, 6 मीटर यानी कि 20 फीट,
लंबी अवधि के समुद्र स्तर की वृद्धि के साथ पृथ्वी का नासा लाल रंग में दर्शाया गया है, लाल रंग में, यानी कि 2100 तक ये जो 6 मीटर यानी कि 20 फीट तक बढ़ेगा, उसे रेड जोन तक दिखा दिया है कहां कहां प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे भारत का देखो वेस्ट बंगाल वाला रीजन, मुंबई वाला रीजन और थोड़ा नीचे का रीजन, ये सबसे ज्यादा क्या होंगे, प्रभावित होंगे। हर एक रिपोर्ट के अनुसार बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अब एक परमाफ्रॉस्ट एक्सीडेंट सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे, दरअसल वहां पर क्या होती है, जमी हुई भूमि होती है जिसे हम फ्रोजन लैंड बोलते हैं, फ्रोजन लैंड यानी कि जमी हुई भूमि, जमी हुई भूमि। दरअसल अलास्का, रूस की तरफ कुछ भूमि जो है वो बर्फ से जमी हुई है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भूमि पिघलेगी और उस पर जो फैक्ट्रियां होंगी, जो घर होंगे, वो भी धंस जाएंगे। सर इसे ही बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट, यानी कि जमी हुई भूमि का धंस जाना, जो बर्फ से जमी हुई है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेगी, तो जब धंस जाएगी ना तो क्या होगा सर, एक्सीडेंट्स होंगे। जैसे एक एक्सीडेंट का एग्जांपल मैंने इसमें रखा है, ये देखो, रशिया ऑयल लीक, रूस के अंदर एक क्या हुआ है, ऑयल लीक हुआ है। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट एंड व्हाई डज इट्स थ्रोइंग पोज रिस्क टू द वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से ये प्रभाव डाल रहा है किस पर, विश्व पर। यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इसके अंदर लगभग ऑयल स्पाइल हुआ है। क्या हुआ है, ऑयल स्पाइल। लगभग कितना किलोमीटर, आप कह सकते हो जो मॉस्को है रशिया का, वहां पर फ्राइडे, यहां देखो जरा, 29 मई 2020 को ये एक्सीडेंट हुआ था, 29 मई 2020 में ये हुआ था, जिसके कारण लगभग वहां पर 80 से 10,000 तक के जो जलीय जीव थे उन पर प्रभाव पड़ा था इस ऑयल लीक के कारण। समझ में आया, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के कारण एक फैक्ट्री नीचे दबी, एक जो संयंत्र था, फैक्ट्री थी, वो नीचे दबी, जिसके कारण ऑयल स्पाइल क्या हो गया, वहां से हुआ, ऑयल स्पाइल हो गया जो समुद्र में फैल गया। इसके अलावा मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट बिहाइंड द वर्स्ट स्पाइल इन आर्कटिक, ऑब्वियस बात है, जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो आर्कटिक में उसका क्या होगा, लेवल बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे परमाफ्रॉस्ट का है ऊपर की तरफ है, तो पिघलना क्या हो जाएंगे दोस्तों, शुरू हो जाएंगे। रशिया डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट कॉसेज मैसिव आर्कटिक सर्कल ऑयल्स। भैया ये सारे के सारे जो परमाफ्रॉस्ट है वो रशिया की तरफ तो ही है, और रशिया के लोग उस जमी हुई भूमि पर अपना घर बना के रह रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या भूमि पर जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलेगी नहीं, तो घर क्या होंगे, धसेंगे, जिससे कई सारे एक्सीडेंट भी होंगे, और उन्होंने इसे एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। समझ में आई बात या नहीं आई। अब देखो इसमें सरकार की भागीदारी क्या है, ये होगा हमारा लास्ट पॉइंट, यानी कि दुनिया जो डूब रही है इसका हमारा आखिरी पॉइंट, और सरकार इस पर क्या कर रही है, मैं बात करूंगा सिर्फ अपने भारत की। नेक्स्ट आइए, देखिए अभी भारत में एक कोप 26 सम्मेलन हुआ है जो 30 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक हुआ है, जिसकी मेजबानी यूके ने की है। UNFCCC द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हिंदी में कहते हैं। हमेशा कोप का आयोजन यही कराएगा, एवरी टाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि कोप का आयोजन ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, तब UNFCCC करता है। तो 2021 में जो कोप 27 हुआ, इसकी मेजबानी यूके ने की है, और 26 का लक्ष्य क्या था वो सुनो, 2050 तक नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब यहां से समझो, नेट जीरो का मतलब है कि जो गैसों का उत्सर्जन है उसको कम करना, या जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, खत्म करना में, या उसको जीरो तक लेके आना। नेट जीरो का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने वाली गैसें हैं जो भी है उसको क्या करना, जीरो तक लेके आना। ठीक है, इसके अलावा कोयले के फ्रिज फेड आउट में तेजी लाना, कोयले का जो फेज आउट है मतलब कोयले का इस्तेमाल कम करना है, वनों की कटाई पर रोक लगाना है, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना है, अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना है। तो ये सारे के सारे एम रहे हैं कोप 26 के। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जब भारत इसमें शामिल हुआ है तो भारत ने एक पंचामृत नाम की क्या किए, पंचामृत योजनाएं रखी है, पंचामृत योजना, जिसमें 5 टारगेट रखे हैं भारत ने। पंचामृत याद रखना, पंचामृत पूछा जाए तो किस कोप में इसकी शुरुआत हुई है, भारत ने इसको 2026 के कोप सम्मेलन से लिया है, या कोप सम्मेलन में रखी है यह बात। और पंचामृत का मतलब 5 तत्व या 5 चीजें। जैसे देखो ध्यान से, यहां देखो, पीएम मोदी कोप 26
पीएम मोदी का जलवायु परिवर्तन पर बड़ा ऐलान। और ये माई गवर्नमेंट इंडिया जो ट्विटर अकाउंट है वहां से है। इंडियाज पंचामृत विल पावर आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, हैशटैग 8 years ऑफ क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट, 8 सालों के लिए क्लाइमेट कमिटमेंट। ये दो इमेज आपको दिख रही होंगी, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके यहां लगाया हुआ है। भारत के हरित लक्ष्य पंचामृत 8 साल के लिए लगभग इनको रखा गया है। और 5 में नंबर 1 क्या है? पंचामृत का मतलब 5 उद्देश्य। पहला, 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, यानी कि हमें फोसिल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। गैर मतलब गैर फोसिल्स, यानी कि बिना किसी लकड़ी कोयले के हमें क्या करनी है? बिजली का क्या करना है? उत्पादन करना है 500 गीगावाट तक, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा, 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा। कहने का मतलब यह है कि हमें ऊर्जा के लिए हमें सोलर सिस्टम का यूज करना है। जो हमारा क्या होता है, सोलर होता है ना, सौर ऊर्जा वगैरह, उसका इस्तेमाल करना है 2030 तक। और लगभग 50% ऊर्जा का जो लेना है वो उसी से ही लिया जाएगा, यानी कि सूर्य के रेडिएशन का यूज करके। तीसरा, 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। 1 बिलियन टन तक क्या करना है? कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को। चौथा, 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 40% से अधिक कम करने का लक्ष्य, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो गड़बड़ी है या जो कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, हिला रही है उसको, भाई उसको भी तो प्योर करने के लिए हम खर्चे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हमें क्या करना है? कम करना है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य। 2070 तक भारत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जितनी भी गैस है या जो भी है उसको नेट जीरो करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। ओबीसी बात है, कोशिश ही की जा सकती है भैया। इसके अलावा एक वर्ड यूज हुआ है कोप 26 में, वो है लाइफ। क्या यूज हुआ है? पीएम मोदी ने कोप 26 में शिखर सम्मेलन में लाइफ शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का एक जन आंदोलन। एक जन आंदोलन है लाइफ, मतलब सभी के जीवन की क्या की जाए? रक्षा की जाए। ये है सर कोप 26। बात करें कोप 27 की, क्या है कोप 27? एक बात हमेशा याद रखना, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है 2022 में, यानी कि ये जो कोप 27 है इसकी जो मेजबानी की है वो की है इजिप्ट ने। वहां के शेख है ये, उन्होंने, यहां देखो जरा, इनका नाम जानते हो? ये हमारे पर्यावरण मंत्री है जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो 2000 ये जो था 2022 में जो कोप 27 हुआ है, इसकी जो भारत की तरफ से जो गए हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव। यही भारत की तरफ से इसमें क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। और कोप 27 का मुख्य उद्देश्य 3 मुद्दों पर चर्चा करना है। एक कार्बन उत्सर्जन, एक अनुकूल वातावरण बनाना, और एक क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि किसी तरीके से क्लाइमेट को रोकने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं उन सबको फाइनेंस कराना है, उन सबको क्या करना है? यूज करना है। बात समझ में आई या नहीं है? ये था दोस्तों पूरा का पूरा पर्यावरण से संबंधित, यानी कि ग्लेशियर अब तक की जो रिपोर्ट आई है सारी की सारी, वो मैंने आप सभी के क्या रखी है? सामने रखी है, और विद फैक्ट, यानी कि जो चीजें या जिसने जैसे बोला है वैसे वैसे मैंने कटआउट लगाकर यहाँ पर रखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका 2021 में आयोजन किसने किया था या मेजबानी किसने की थी? 2020 में 2023 अभी 22 हुआ है ये, 2022 में कौन सा कोप था? तो कोप 27। किसने मेजबानी की? इजिप्ट ने मेजबानी की। यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने का कितना अनुमान लगाया जा रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस, जिसे पेरिस समझौते में घटाकर कितने करने जाने की कोशिश की जा रही है? 1.5 डिग्री सेल्सियस किए जाने की कोशिश की जा रही है। अगर 1.5 भी हो जाएगा तब भी भैया 21 तक लगभग आधे ग्लेशियर पिघल ही जाएंगे, चाहे आप उसको कितना ही रोक के लग लो, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ये जिस तरीके से कंट्री डेवलप हो रही है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो पर्यावरण पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों जो बात मैंने पहले बोली थी वो अब भी बोल रहा हूं, तमस रजस सत्व गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। ढूंढने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या है? बहुत डीप मीनिंग है भैया। ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझे नहीं समझे?
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई रखो। चलिए बाय बाय।